नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना आपका मेरे चैनल सक्सेना सर पे स्वागत करता हूं। हम आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सीधा मैं आपको उन सवालों पे लेकर जाता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जैसे एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको एक साल में लगभग 7 या 8 एग्जाम देने को मिलते हैं, वहां पर ये एग्जाम क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कभी भी जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो x मानने से बचें, क्योंकि वहां पर आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। हालांकि मैं इसका मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाता है, लेकिन अगर आप संख्या रख के देखेंगे तो फटाफट ये सवाल हो जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में 4 लगातार विषम संख्याएं की बात है तो आप 1 से शुरुआत कीजिए, हमेशा 1 ले लीजिए, इसके बाद आपने 3 ली, इसके बाद आपने संख्या 5 ली और इसके बाद आपने संख्या 7 ली। तो अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो 7 पंजे 35 और 35 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरा जो उत्तर निकल कर आएगा वो 105 निकल कर आएगा। पर 105 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 105 के जो भी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या है हम वहां पर जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि 105 के अगर मैं बिल्कुल निकटतम जाऊंगा तो मेरे पास 121 एक ऐसी संख्या आएगी जो कि पूर्ण वर्ग है। तो अगर 105 से 121 पे अगर मेरे को जाना है तो जाहिर सी बात है मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 मेरे को जोड़ना पड़ेगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से रखा, 1 को रखने का कारण मेरा ये था कि यहाँ पर कैलकुलेशन से मैं बच सकता हूँ। आप चाहते तो 3, 5, 7, 9 भी ले सकते थे और कोई भी संख्या ले सकते थे। अगर आप ये x से करना चाहते हैं तो इसको मैं x से भी बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, आप एक संख्या x प्लस 1 ले सकते हैं, एक संख्या x प्लस 3 ले सकते हैं, एक संख्या x माइनस 1 ले सकते हैं और एक संख्या x माइनस 3 ले सकते हैं। इस तरह से मैंने 4 संख्याएं ली और ये सारी संख्याएं विषम मान ली मैंने, क्योंकि इनमें आपको पता है विषम संख्याओं में 2-2 संख्याओं का अंतर होता है। तो अगर मैं इनका आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और अगर मैं इनका आपस में गुणा करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। आपस में इन संख्याओं को अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास x की पावर 4 9x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा। तो अगर अब मैं इस समीकरण को स्क्वायर का रूप देना चाहूं तो आप एक चीज समझना, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर मेरे को इस संख्या को बनाना है तो 5 25 होता है, यानी कि मेरे को 9 से 25 पे जाना पड़ेगा। और अगर 9 से 25 पे जाना है तो मेरे को 16 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 16 जो है वही इसका उत्तर होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि n का मान दे रखा है 123 45 और इसका होल स्क्वायर 123 45 और 123 46। तो अंडर रूट n का मान क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो आप एक चीज देखिए कि अगर ये संख्या 123 जो 45 है इसको मैं n मान लूं तो मेरे को सवाल में क्या दिया हुआ है कि n बराबर, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये मेरा a स्क्वायर है, जाहिर सी बात है ये भी मेरा a ही होगा। तो 123 46 जो है, इस 123 46 को हम 123 45 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरा a था और ये मेरा a प्लस 1 हो जाएगा। आगे इसको देखेंगे तो मेरे को पता है ये एक समीकरण बन जाएगी और ये समीकरण आपकी a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 हो जाएगी, और इसी समीकरण को हम बोलते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपको दे रखा है n का मान a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट n का मान क्या होगा तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर हट जाएगा और a प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। और a हमने किसको माना है, 123 45 को, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 123 46 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आइए कुछ इस तरह के क्वेश्चन और करके देखें। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आया है कि 2 मेजें हैं और 3 कुर्सियां हैं, इनकी टोटल कीमत आपको 3500 रुपए दे रखी है, और इसी तरीके से 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 4000 रुपए दे रखी है, और एक मेज का दाम पूछा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के काफी सारे तरीके हैं, पर उस समय एग्जाम में आपके दिमाग में जो सबसे जल्दी तरीका है वो आप उसी तरीके को अपनाते हैं, लेकिन मैं इसके और कुछ तरीके बता देता हूं आपको। देखिए, जब कभी भी आपके पास दो वस्तुएं अलग अलग तरीके, जैसे यहाँ पर मेज और कुर्सी दे रखा है और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी मेज और कुर्सी दे रखा है, तो एक बार आप इसका टोटल करके देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं मेज का टोटल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुल 5 मेजें आएंगी। इसी तरीके से अगर मैं कुर्सियों की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 5 कुर्सियां आएंगी। तो इस तरीके से मेरे को ये पता चल जाएगा कि दोनों तरफ 5 कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही करता हूं कि मैं दोनों जो आपको इक्वेशन दे रखी है इनको जोड़ देता हूं। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास 5 मेजें हो जाएंगी और मेरे पास 5 कुर्सियां हो जाएंगी और इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 7500। तो मैं आपको बोलता हूं कि 5 मेजें और 5 ही कुर्सियां हैं, इनकी अगर मैं कुल कीमत की बात करूं तो मेरे पास 7500 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक मेज और एक अगर कुर्सी की बात करूंगा तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 इसके नीचे जाएगा तो 1500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं तो इस संख्या को मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर 2 मेजें कर दी, यहाँ पर भी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मेजें हैं और 2 कुर्सियां हैं और उनकी कुल तो इस तरह से मेरे पास 2 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 3000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 मेजें हैं, यहाँ पर भी 2 मेजें हैं, यहाँ पर 3 कुर्सियां हैं और यहाँ पर 2 कुर्सियां हैं। तो अगर मैं इस समीकरण को देखूं, 3 कुर्सियां और यहाँ पर 2 कुर्सी है, तो मतलब 1 कुर्सी का अंतर आया। देखिए, 2 मेज और 2 मेज आपस में कट जाएगा, यहाँ पर 3 कुर्सियां हैं, यहाँ पर 2 कुर्सियां हैं, तो मतलब 1 कुर्सी का अंतर आया। और 1 कुर्सी के लिए अंतर कितना आएगा? 3500 यहाँ पर है, 3000 यहाँ पर, यानी 500 रुपए का अंतर आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी 1 कुर्सी की जो कीमत है वो 500 रुपए होगी। अब अगर 1 कुर्सी की कीमत 500 है तो 3 की कितनी होगी? 1500 रुपए हो जाएगी। 1500 इसमें से माइनस करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2 मेजों की जो रेट है, आपकी जो 2 मेजें हैं, इसकी कीमत आपकी 2000 होगी। और फिर मैं बोल सकता हूं कि एक मेज की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन इसके करते हैं। के लिए इस तरह से दिया है कि ए, बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं और ये दे रखा है कि 0.abc abc abc इस तरह से कंटिन्यू चलती जा रही है संख्या और इसका मान 35/111 दे रखा है और बोला है कि 2a + b + c का मान क्या होगा। यानी कि 3 हमारे पास एकल अंक जो है वो a, b और c के रूप में दे रखे हैं। तो हमको a, b, c का मान निकाल लेना है और जो भी मान होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद abc 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 इस तरह से ये लगातार संख्या जारी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब लगातार संख्या जाती है तो उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। और अगर हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए संख्या 0.a है और इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब a/9 होता है। इसी की तरह से अगर संख्या ab होती और दोनों के ऊपर बार होता तो मैं ab/99 लिखता। और इसी तरीके से अगर संख्या abc और इसके ऊपर बार है तो abc/3/9 लिख देता। तो मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पर जो abc लगातार संख्या आ रही है, इसका मान abc/999 होगा। तो मैंने लिखा abc 999 और मैंने इसको बराबर कर दिया 35/111। 111 से मैं इसको काटूंगा, 9 बार कटेगा, तो आपका जो abc का मान आएगा वो 35 को 9 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो वो 315 आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a आपका 3 है, b आपका 1 है और c आपका 5 है। यही अंकों की हमको जरूरत थी। अब आपसे पूछा है कि 2a + b + c का मान क्या होगा। तो यहां से a का मान मैंने 3 रखा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, b का मान यहां से 1 है और c का मान यहां से 5 है। तो 6 और 5 11 और 1 12 और डी आंसर है, यही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर 12 होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन अच्छा और करके देखते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं, ये एक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और ऐसा 100 टाइम्स हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर संख्या 2 है, बार बार अपने आप को दोहरा रही, रिपीट कर रही है 50 बार। और पूछा है कि इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पे क्या मान प्राप्त होगा। तो अगर मैं इसको
अनुपात के तरीके से करना चाहूं, या मैं ये मान के चलूं कि इन संख्याओं को अगर मैं छोटा कर दूं जितना ज्यादा और उसके बाद एक परिणाम निकालना चाहूं, तो मैं ये मान सकता हूं कि मैंने इस संख्या में अगर मैं 50 का मान देता, मैं मेरे को पता है ये दो जो संख्याएं हैं ये 50 बार लिखी हुई है, तो अगर मैं 50 का मान 50 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 1 2 रह जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी कि जो 1 है वो 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि संख्या आपकी 11 हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें 50 से भाग लगाया तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, यानी 1 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 2 बार लिखा। और यहाँ पर अगर मैं 50 से भाग देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 2 प्राप्त होगा। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मैं इसका मान निकाल के देखता हूँ, तो इसका मान जब निकलेगा तो 11 में से 2 जाएंगे, आपका 9 रह जाएगा, और 9 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आपको उत्तर 3 निकल कर आ जाएगा। तो मेरे को पता है कि पहले और ऑप्शन 2 में 1 से उत्तर आ रहे हैं, तो ये दो तो किसी तरीके से उत्तर हो नहीं सकते, आपका सी और डी बच रहा है। अब आप ऐसे सोचिए कि जब मैंने 50 से भाग लगाया था तो उत्तर निकालने के लिए मेरे को 50 से वापस गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर 50 से भाग लगाया था, यहाँ पर भी 50 से भाग लगाया था, तो जो मेरे पास उत्तर आएगा इसको भी मैं 50 से गुणा कर दूंगा, यानी जो 3 है वो कितनी बार रिपीट होगा, 50 बार रिपीट होना चाहिए। जो आपका सी है इसमें 100 बार रिपीट होने की बात हो रही है, और ऑप्शन जो डी है इसमें 50 बार रिपीट होने की बात हो रही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो आप देख पाए कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवालों को मैंने आज आपको कराया है, लगभग 5 सवाल मैंने आपको कराए हैं और काफी आसान तरीके से कराए हैं। हम इसका अगला पार्ट भी देखेंगे, आपको जल्दी ही इसका सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी के लिहाज से काफी अच्छे होंगे, देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।